तो रीडिंग बूस्टर शुरू करेंगे। आज का रीडिंग बूस्टर थोड़ा सा चेंज है और आज फिल इन द ब्लैंक्स हमने नहीं बनाए हैं क्योंकि पैसेज थोड़ा सा बड़ा है, तो पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना समझना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी पैसेज है। ठीक है, पैसेज कहां से लिया गया है? द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। उसमें कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हमने ज्यादा बनाए हैं, बाकी आपका कम क्वेश्चंस है। ठीक है, यानी कि ब्लैंक वाले क्वेश्चंस आज नहीं बनाए। तो एक बार देखते हैं और पढ़ते हैं भाई, सीखते हैं। देखो, द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से देखेंगे सेंटेंस शुरू होता है। द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द वर्किंग सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन उसका ऑब्जेक्ट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पॉइंटेड आउट, ये बीच में एक क्लॉज ऐड करिए क्योंकि कोमा के बीच में ना, यानी कि इस सब्जेक्ट वर्क से कोई लेना देना नहीं है, बीच में ऐड करा है कि जो वर्किंग है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये किसने पॉइंट आउट करी थी ये बात? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस बात को पॉइंट आउट करा। पॉइंट आउट करने का मतलब है किसी चीज की तरफ इशारा कर देना। ठीक है, सो पॉइंटेड आउट। तो ये वर्किंग किस पे डिपेंड करती है? तो डिपेंड आपकी वर्ब है, ये पास्ट की बात है क्योंकि भीमराव अंबेडकर तो पास्ट की थे। तो डिपेंडेड किस चीज पे डिपेंड कर रही थी? ऑन। तो डिपेंड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है आपकी ऑन। किस चीज पे? इस चीज पे डिपेंड कर रहा था कि हाउ द पीपल एंड द पॉलिटिकल पार्टीज अप्लाइड इट, कि इन्होंने इसको किस तरीके से अप्लाई किया। तो ये पूरा ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? यहां से हाउ से लेके और इट तक का ये पूरी की पूरी क्लॉज जो है ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। आप जानते ही हैं कि क्लॉज जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर ही सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई सेड दैट, और आगे जो भी लिखेंगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही तो बना सेड वर्ब का। ऐसे ही यहां पे भी तो ऑन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है हाउ द पीपल, तो हाउ कंजंक्शन का काम करेगा। द पीपल आपका क्या है? सब्जेक्ट है। एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, ये पूरा का पूरा क्या बना मिलके? सब्जेक्ट बना। द पीपल एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, अप्लाइड आपकी वर्ब है और इट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। इट यहाँ पे किसके लिए आया है? द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वर्किंग है वो डिपेंड कर रही है किस चीज पे? ऑन हाउ द पीपल एंड द पॉलिटिकल पार्टीज अप्लाइड इट, कि इन्होंने इसको अप्लाई कैसे किया है। ठीक है, द ड्राफ्टर्स, ड्राफ्टर्स का मतलब है वो लोग जिन्होंने ड्राफ्ट किया, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको बेसिकली ड्राफ्टर्स कहा गया यहाँ पे। हैड मेड प्रोविजन फॉर रिलेटिवली इजी अमेंडमेंट, तो द ड्राफ्टर्स सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, मेड आपकी पास्ट की फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, उन्होंने बनाए थे, बना चुके थे वो क्या? प्रोविजन। प्रोविजन यानी कि किसी चीज को करने का एक तरीका, बेसिकली प्रोविजन था। किस चीज के लिए था? तो फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है रिलेटिवली इजी अमेंडमेंट, यानी कि तुलनात्मक तौर पर आसान अमेंडमेंट के लिए उन्होंने प्रोविजन बनाए थे। यानी कि जो ड्राफ्टर थे उन्होंने जो अमेंडमेंट का तरीका था वो सामान्यतः आसान रखा। क्या आसान रखा? सो एज टू, जिससे कि इसका पर्पज क्या था? सो एज टू परमिट द डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि जो डॉक्यूमेंट है उसको परमिट किया गया टू कीप अप विद द नीड्स ऑफ द टाइम्स, समय की जरूरत के हिसाब से उसको बेसिकली अपडेटेड रखा जाए। इसीलिए जो अमेंडमेंट के प्रोसीजर थे वो रिलेटिवली इजी थे, ये यहां पर कहा गया है। ठीक है, तो द ड्राफ्टर्स सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, मेड मेन वर्ब है, प्रोविजन आपका इसका ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है रिलेटिवली इजी अमेंडमेंट। सो एज आपका बेसिकली ये इंफेसाइज करने के लिए एक एडवर्ब होता है आगे, सो एज टू, ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव के लिए बनाते हैं। तो सो एज टू परमिट, जिससे कि परमिट कर सके। किस चीज को परमिट कर रहे हैं? द डॉक्यूमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करने के लिए परमिट कर दिया? टू कीप अप विद, जिससे वो कीप अप कर पाए यानी अपडेटेड रह पाए। किस चीज के साथ कीप अप कर पाए? तो विद प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द नीड्स, यानी कि जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? तो ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है टाइम्स, समय की जरूरत के साथ। बट, लेकिन द रेस्ट डिपेंडेड ऑन द वे, लेकिन जो भी कुछ बचा है, द रेस्ट जो भी बचा कुछ है, ये डिपेंड कर रहा था किस पे? द वे सक्सेसिव जनरेशन। सक्सेसिव जनरेशन का मतलब है आगे आने वाली जो जनरेशन है जो उनको सक्सीड करेंगी। हमने 2 दिन पहले सक्सीड वर्ब के बारे में पढ़ा था ना, 2 दिन पहले क्या, कल ही पढ़ा था शायद। तो सक्सीड करेंगी, तो सक्सेसिव जनरेशन वो जनरेशन जो पुरानी जनरेशन को सक्सीड कर रहे हैं, यानी कि आगे वाली जनरेशन। आपने सक्सेसिव डिस्काउंट भी लगाया होगा ना, सीखा होगा। एक डिस्काउंट उसके अगले डिस्काउंट को क्या बोल देते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। ऐसे ही एक जनरेशन उसकी अगली जनरेशन को क्या बोल देंगे? सक्सेसिव जनरेशन। ठीक है, सो सक्सेसिव जनरेशन जो है ऑफ इट्स कस्टोडियंस, कस्टोडियन का मतलब क्या है?
जिनकी कस्टडी में ये है। जैसे कोई व्यक्ति को जब पुलिस अरेस्ट करती है तो वो पुलिस की कस्टडी में आ गया, गिरफ्त में आ गया। तो बेसिकली कस्टोडियन का मतलब हो जाता है जिसकी गिरफ्त में कोई चीज है। अब जो उसका रखवाला है, जैसे मान लीजिए ये पेन ड्राइव है और ये पेन ड्राइव मेरे पास रहता है, ठीक है। सो आई एम द कस्टोडियन, क्योंकि ये मेरी कस्टडी में है, ये मेरे पास में है, ये मतलब मैं इसका रखवाला हूं, मैं ही इसकी रक्षा करूंगा। सो आई एम द कस्टोडियन। तो आप कह सकते हो कि ऑफ इट्स कस्टोडियन, यानी कि सक्सेसिव जनरेशंस, किस चीज की, ऑफ इट्स कस्टोडियंस, यानी कि जिन लोगों के निगरानी में था, यानी कि उस टाइम के जो लोग थे उनकी जो सक्सेसिव जनरेशंस होंगी। चूज आपकी वर्ब आ गई, ठीक है। चूज टू इंप्लीमेंट इट, इसको वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे इस पे ये डिपेंड करेंगी बाकी की सारी चीजें, ठीक है। तो आगे देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर हाईलाइटेड, जो अंबेडकर जी थे उन्होंने ये बात हाईलाइट करी। हाईलाइट का एक सिनोनिम अक्सर करके आपने देखा होगा रीडिंग बूस्टर में, अंडरलाइंड आता है ना। सो अंडरलाइन करना या हाईलाइट करना बात एक ही होती है। तो डॉक्टर अंबेडकर हाईलाइटेड द फैक्ट, उन्होंने ये फैक्ट को हाईलाइट किया, दैट कि देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टू थिंग्स इन इंडियन सोसाइटी। उन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी में, ये अंबेडकर जी की एग्जैक्ट लाइन्स यहाँ पे लिखी गई हैं। ये वैसे पैसेज लिखे थे शशि थरूर द्वारा, लेकिन यहाँ पे लाइन्स अंबेडकर जी की यूज करी जा रही हैं। तो देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टू थिंग्स, उन्होंने कहा है कि देयर से सेंटेंस शुरू हो गया, इज आपकी वर्ब है, कंप्लीट एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब है कमी, पूरे तरीके से कमी है। किस चीज की कमी है, तो रिलेशन बताने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है टू थिंग्स, दो चीजों की। कहाँ पे कमी है, तो इन प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी। सोसाइटी वर्ड के साथ में सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। आगे कौन सी चीजें, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी यानी कि समता, समानता, और दूसरा फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। इंडियन सोसाइटी में दो चीजों की बहुत कमी है, एक है इक्वालिटी और एक है भाईचारा। पता है आयरनी इज कि हम लोगों को लगता है कि हमारा जो देश है ना उससे महान कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भाईचारा है, भाईचारा ऑन टॉप। नहीं, अक्सर करके आपने ऐसे डायलॉग्स तो सुने ही होंगे, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप। तो द आयरनी इज कि जिस भाईचारे की चर्चा हम लोग देश विदेश तक करते हैं, उस भाईचारे के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से बनाया है, उनको ऐसा लगा, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया, ये फैक्ट माना उन्होंने कि ये फैक्ट है कि एक कंप्लीट एब्सेंस है। ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ कम है ये चीज है ही नहीं, ये चीज गायब है। क्या चीज गायब है इंडियन सोसाइटी में, ना तो इक्वालिटी है और ना ही फ्रेटर्निटी है, भाईचारा ही नहीं है, ऐसा अंबेडकर जी को लगा। अब आप अंबेडकर जी की बातों को ऐसे नकार तो सकते नहीं हो सर, कि अरे बकवास कर रहे हैं, इतना तो भाईचारा है। सच्चाई में इंडिया में भाईचारे की बहुत, आपको हो सकता है ये बात बहुत बुरी लगे, आप एक्सेप्ट ना कर पाए कि आपके देश में ये चीज है, लेकिन उन्होंने ये बात वहां पे कही थी, ठीक है। आगे, ऑन द 26th ऑफ जनवरी, यानी कि 26 जनवरी 1950 की ये बात है, ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर करा। क्या डिक्लेयर करा जी, आगे यहाँ पे दे रखा है, वी आर गोइंग टू एंटर, उन्होंने कहा कि हम एंटर होने वाले हैं। अब ये देखो पास्ट से प्रेजेंट इसलिए आ गया क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के अंदर की बात है, ठीक है। वैसे पैसेज ज्यादातर पास्ट की बात कर रहा है इसलिए हाईलाइटेड आ गया, लेकिन जहां इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वहां पे प्रेजेंट है, क्योंकि जो एग्जैक्ट बातें थी सिर्फ और सिर्फ वही रखी गई हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू एंटर, हम एंटर करने वाले हैं इनटू अ लाइफ, एक ऐसे लाइफ में जो क्या है, ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्ट्राडिक्शंस। अब देखो एंटर के साथ में इनटू यूज हुआ है। जब एंटर का यूज किसी बिल्डिंग में जाने के लिए होता है तो आज सामान्यतः इनटू का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब एंटर का यूज होता है किसी की लाइफ में एंटर करना, या मतलब कहीं एब्स्ट्रैक्ट रूप से एंटर करने के लिए हम बेसिकली इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, हम एक कॉन्ट्राडिक्शंस के जीवन में एंटर करने वाले हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शंस यानी विरोधाभास। अब आप कहोगे किस विरोधाभास की बात कर रहे हैं अम्बेडकर जी, आगे देखेंगे। इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में अगर देखें, वी विल हैव इक्वालिटी, पॉलिटिक्स में हमारे इक्वालिटी होगी, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, और सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में वी विल हैव इनइक्वालिटी। ये बात है, जिस दिन देश आजाद हुआ तो कायदे की बात तो ये है कि इक्वालिटी आ गई किसमें, पॉलिटिक्स में, क्योंकि हर जगह पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिल गया, सारी चीजें कह दी। पॉलिटिक्स में इक्वालिटी इसलिए भी आ गई
क्योंकि जिस मान लीजिए मैं यूआर कैटेगरी से हूं, जाट हूं, मेरे वोट की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी वैल्यू किसी एससी के पर्सन के वोट की है। तो इट इज पॉलिटिकली इक्वालिटी, पॉलिटिकली वी आर इक्वल। नहीं, जो वैल्यू मेरे वोट की है वही वैल्यू उसके वोट की भी है, तो पॉलिटिकली इक्वल है हम। अगर मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो पॉलिटिकली वी आर इक्वल। बट कास्ट सिस्टम की वजह से क्या हम इकोनॉमिकली इक्वल थे? द आंसर इज नो। जो अपर कास्ट थे वो जनरली एफ्लुएंट थे, पैसे वाले थे। जो लोअर कास्ट थे जनरली वो गरीब थे। ठीक है, तो आप आसानी से यहां पे क्या कह सकते हो कि वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी। उस टाइम तक इक्वालिटी नहीं थी पॉलिटिक्स की भी। पॉलिटिक्स में भी उस टाइम पे सबको राइट टू वोट नहीं था। 1950 से पहले सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों को वोट करने का अधिकार था। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 की बात करी जाती है तो इंडिया में एडल्ट फ्रेंचाइज आ जाता है, जिसका मतलब होता है 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोट कर सकता है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी वहां पे इंश्योर हो जाती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी, उन्होंने ये कहा, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में वी विल हैव इनइक्वालिटी। वहां पे इनइक्वालिटी होगी क्योंकि सोसाइटल स्टेटस लोगों के मैटर करेंगे, सोसाइटी की बातें लोगों की मैटर करेंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें वहां पे मैटर करेंगी, तो वहां पे इनइक्वालिटी होगी। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। पॉलिटिक्स में हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, तो इन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है पॉलिटिक्स। वी सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रिकॉग्नाइजिंग मेन वर्ब है। क्या रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे? द प्रिंसिपल, वो सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। किस चीज का सिद्धांत? तो सिद्धांत को डिफाइन करने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन है वन मैन वन वोट। ये सिद्धांत का नाम है, वन मैन वन वोट, एक आदमी एक वोट। एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अच्छा ये तो वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। और दूसरा क्या कि एक वोट और उसकी एक वैल्यू, यानी कि एक आदमी एक ही वोट डाल सकता है, चाहे वो जाट है चाहे वो कोई और है, यूआर से है चाहे किसी और कैटेगरी से है। और एक वोट की उतनी ही वैल्यू जितनी की दूसरे वोट की है। आप एससी कैटेगरी से हो या आप ओबीसी से हो या आप एसटी से हो या आप यूआर से हो, अल्टीमेटली आपके वोट की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो यहां पे भी यही कहा गया है कि वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में क्या होगा? इन पॉलिटिक्स ये वाला होने वाला है। इन प्रेपोजिशन है आर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। वी सेल हमारा क्या होने वाला है? बाई रीजन ऑफ, और ये किस वजह से होगा तो रीजन भी बता दिया। तो वी सब्जेक्ट है, सेल हेल्पिंग वर्ब है, बीच में एक रीजन देने के लिए फ्रेज आ गया है, तो बाई प्रेपोजिशन, रीजन उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हमारे सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से वी शैल कंटिन्यू, हम कंटिन्यू करेंगे। क्या कंटिन्यू करेंगे? टू डिनाई। डिनाई करने का मतलब है किसी से कुछ चीजें छीन लेना या अधिकार छीन लेना या कोई चीज के लिए मना कर देना। क्या डिनाई करेंगे? द प्रिंसिपल, सिद्धांत ऑफ वन मैन वन वैल्यू, एक मैन और उसकी एक वैल्यू, इस सिद्धांत को हम डिनाई कर देंगे। बहुत सही बात कही है, कितनी गहरी बात है। उन्होंने कहा कि जैसे ही अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, सो पॉलिटिक्स में वन वोट मतलब वन मैन वन वोट और वन वोट वन वैल्यू, इस सिद्धांत को हम फॉलो करेंगे सो इक्वालिटी होगी। लेकिन क्योंकि हमारा सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऐसा रहा है कि इस आजादी के बाद में भी, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने के बाद में भी, हम अपनी पॉलिटिकल मतलब हम अपनी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इस वाले सिद्धांत में नहीं चल पाएंगे वन मैन वन वैल्यू। हर आदमी की वैल्यू अलग होगी। अगर एक शेड्यूल कास्ट का आदमी है और एक जनरल आदमी है यूआर का, तो गांव देहात की आज भी ये सच्चाई है कि अगर दो में से एक को कुर्बानी देनी पड़ रही होगी ना, तो सब ये कहेंगे कि ये नीचा है, शेड्यूल कास्ट का, इसकी कुर्बानी दी जाए। जहां पे दो चीजें आमने सामने होंगी, सिस्टम भी हमेशा किसको फेवर करता आया है? जो अपर कास्ट का है। हालांकि अब बहुत सारे रूल्स बने हैं, SC ST एक्ट आ गया और भी चीजें आ गई हैं, लेकिन हिस्टोरिकली क्या चीजें होती आई है कि जहां जहां बात आएगी तो अपर कास्ट को जनरली प्रेफरेंस दे दी जाती थी फॉर सम रीजन, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पे है कि बेशक हम पॉलिटिकली हो जाएंगे, लेकिन हम इस प्रिंसिपल पे नहीं जा पाएंगे कि वन मैन वन वैल्यू, हर आदमी की वैल्यू बराबर नहीं होगी। आगे
हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक, शैल वी कंटिन्यू, तो हाउ लॉन्ग आपका क्वेश्चन वर्ड है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, कंटिन्यू मेन वर्ब है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू, हम कितने टाइम तक कंटिन्यू करेंगे, टू लिव, जीना, दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, ये कॉन्ट्राडिक्शंस की लाइफ हम कितने समय तक जिएंगे, ये बात अंबेडकर जी ने कही। हाउ लॉन्ग, कितने टाइम तक, शैल वी कंटिन्यू, सेम स्ट्रक्चर है, दोबारा नहीं बताऊंगा। टू डिनाई, हम डिनाई करते रहेंगे क्या, इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, आखिर कब तक ये लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस चलता रहेगा, कब तक हम सोशल और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है वो नहीं दिला पाएंगे। पॉलिटिकल दिला दी, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए, ये वो कहना चाह रहे थे। ठीक है, सो कितने लंबे समय तक, अब एक भाई बार बार कमेंट कर रहा है कि सर हिंदी में पढ़ाओ, व्हाट द हेल यार, इतना अच्छा फ्लो बनता है, उसको आप लोग कमेंट करके तोड़ देते हो नहीं। और एक भाई बार बार ये दीपक सर की क्लास भी लेनी है, 3:30 से कब से क्लास होने लग गई, 3:30 तो मेरा टाइम था, मैं आज बोल दूंगा क्लास लेट करो कुछ भी, मेरी क्लास तो 4 तक जाती है भाई। ठीक है, तो इकोनॉमिक नहीं पॉलिटिक्स पढ़ लो भाई, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें। और ऑब्वियस सी बात है यार, इंग्लिश का पैसेज है तो इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी, इसको ट्रांसलेट करके दे दूं क्या, फिर गूगल ट्रांसलेशन कर लो ना, है ना। इतना डीप जाके एक एक चीज को मैं समझा रहा हूं, जबकि पॉलिटिक्स इज नॉट माय सब्जेक्ट यार, फिर भी आपको मैं कहता हूं कि ये सब चीजें पढ़ोगे तो न सिर्फ देखो मेरे रीडिंग बूस्टर से आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, लेकिन आपका सोचने का स्कोप बढ़ेगा, ये भी मैं गारंटी दे सकता हूं। न सिर्फ आपके सोचने का स्कोप बढ़ेगा, बल्कि में जो आपका ना सोसाइटी को लेके, आपका अपनी लाइफ को लेके जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा, आप एक डिफरेंट पर्सन बनोगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं अगर आप डेली रीडिंग बूस्टर पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो ये ना लॉन्ग टर्म की चीजें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये शॉर्ट टर्म की नहीं है, और ये उन लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल जो निब्बा टाइप के हैं, सच्चाई कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा कुछ बच्चों को, क्योंकि इन चीजों को ना समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये लाइफ के प्रति आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका एटीट्यूड है ना, वो चेंज कर देंगे अगर आप डेली मेरे से रीडिंग बूस्टर पढ़ोगे, प्लीज। और हिंदी विंदी कुछ नहीं होता है, हिंदी कर लो फिर हिंदी यार, इसको ट्रांसलेट कर लो ना, फिर इंग्लिश में रीडिंग बूस्टर क्यों पढ़ा रहा हूं, हिंदी में गद्यांश ना पढ़ाने लग जाऊं मैं आपको। इन कॉलिंग फॉर अ सोशल एंड नॉट मेयरली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इन प्रपोजिशन है, किसी भी प्रपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और कॉल फॉर का मतलब होता है एक तरीके से डिमांड करना, है ना। और किस चीज की डिमांड कर रहे थे, अ सोशल एंड नॉट मेयरली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब देखो ना, बहुत अच्छी बात कही गई है, उनका ये कहना है कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, अंबेडकर जी ने ये नहीं कहा कि हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो जाए, डेमोक्रेसी शुड नॉट बी जस्ट अ पॉलिटिकल फिनोमिनन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल फिनोमिनन है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल भी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी एक तरीके से इकोनॉमिक, मतलब जो इकोनॉमिक फिनोमिनन भी है, और ये एक सोशल फिनोमिनन भी है। आप कितने भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है, लेकिन अगर सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, तो किस प्रकार की डेमोक्रेसी आप मेंटेन कर पाएंगे, ये बातें आगे लिखी हुई हैं, मजा आएगा आपको पढ़ के, मैं गारंटी देता हूं, सुनिए सारी बातें, है ना। तो ये कहा गया है कि उन्होंने डिमांड करी थी सोशल डेमोक्रेसी की, ना सिर्फ मेयरली का मतलब होता है ओनली, एक तरीके से कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होगा, टू इमर्ज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन से इमर्ज करने का मतलब होता है निकलना, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से निकले क्या, एक ऐसे डेमोक्रेसी जो सोशल भी हो, सिर्फ पॉलिटिकल ना हो। डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रेस्ड, जो अंबेडकर जी थे उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस किया, स्ट्रेस के साथ में अक्सर एग्जाम में एरर आता है, स्ट्रेस ऑन समथिंग आ जाता है, तो ऑन का यूज नहीं करेंगे, जब स्ट्रेस वर्ब है तो इसके साथ में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रेस्ड, उन्होंने क्या स्ट्रेस किया, द एब्सेंस यानी कि कमी, किस चीज की, ऑफ फ्रेटर्निटी, उन्होंने कहा कि अभी तो भाईचारे की भी कमी है, अगर सोशल डेमोक्रेसी आपको इंश्योर करनी है ना, तो भाईचारा तो चाहिए, तो स्ट्रेस्ड द एब्सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी एज द सेकंड मेजर इंग्रेडिएंट, जो फ्रेटर्निटी है उसको एक बड़ा मेजर इंग्रेडिएंट बताया, इंग्रेडिएंट अभी हमने पढ़ा भी था, इंग्रेडिएंट का मतलब क्या हो गया वहां पे, एक बेसिकली उसके बीच का जिस चीज से वो बना है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, दैट वाज मिसिंग इन इंडिया, जो कि इंडिया में मिसिंग था। तो जो दो चीजें इंडिया में मिसिंग थी, सतेंद्र का फोन एक बार बात कर ले, कहते क्लास चली हुई, तो इंडिया में जो दो चीजें मिसिंग थी, एक कौन सी थी, एक कौन सी थी, इक्वालिटी, और दूसरी कौन सी है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है ये देख लेते हैं। फ्रेटर्निटी मीन्स
अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, सबके बीच में भाईचारा हो, यही फ्रेटर्निटी का सेंस है। ठीक है, यही फ्रेटर्निटी का सेंस है। तो ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस, सभी लोगों का, ऑफ इंडियंस बीइंग वन पीपल। फ्रेटर्निटी का मतलब है कि इंडियंस अपने आप में एक व्यक्ति, क्या है, मैं भी क्लास के बाद बता पाऊंगा, मेरा फ्लो मत तोड़ो यार, 10 मिनट मुझे दे दो चुपचाप। ऑफ इंडियंस बीइंग वन पीपल, इंडियंस को एक वन पीपल, एक मतलब एक जाति बनाना चाह रहे थे वो। जब पीपल का मतलब होता है ना सिंगुलर नाउन, तो पीपल का मतलब होता है वहां पे जाति। ठीक है, ऑफ इंडियंस बीइंग वन पीपल, इट इज द प्रिंसिपल, और ये वही प्रिंसिपल है, ये वही सिद्धांत है, विच गिव्स, जो कि देता है यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी टू सोशल लाइफ। ये यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी देता है सोशल लाइफ को। बट लेकिन थैंक्स टू द कास्ट सिस्टम, ये सार्कास्टिक वे में कहा गया है, इसको ये मत समझ लेना कि एक्चुअली में थैंक यू कर रहे हैं कास्ट सिस्टम को, ये सार्कास्टिक वे है, ये ताना मारा गया है। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा, एक बार फिर से समझा देता हूँ, बीच में कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया, कि उन्होंने बेसिकली डिमांड करी एक तरीके से सोशल डेमोक्रेसी की, न सिर्फ पॉलिटिकल की, जो कि इमर्ज होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये कहते हुए अंबेडकर जी ने स्ट्रेस करा कि भाई कमी है फ्रेटर्निटी की, भाईचारे की, जो कि अपने आप में एक सेकंड मेजर इंग्रेडिएंट है, जो कि इंडिया में मिसिंग था। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जिसको हम कह सकते हैं कि सभी इंडियंस का एक होना बेसिकली। इट इज द प्रिंसिपल, और ये वही सिद्धांत है जो कि देता है हमें यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी टू सोशल लाइफ, मतलब एक तरीके से स्थिरता लाता है हमारी सोशल लाइफ में ये। ठीक है, आगे, बट थैंक्स टू द कास्ट सिस्टम, लेकिन कास्ट सिस्टम की वजह से क्या है, ये सार्कास्टिक वे में थैंक यू बोला गया है, द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कास्ट का, ही एवर्ड, उन्होंने ये बात फोकस करते हुए कही, वॉज एंटी नेशनल। उन्होंने इस चीज को एंटी नेशनल कह दिया। उनका कहना है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है मेरे भाई, ठीक है, इसको एंटी नेशनल बता दिया। तो उन्होंने इस बात को, मतलब किसी बात को एम्फेसाइज करके कहना, ही एवर्ड वॉज एंटी नेशनल। तो उनका कहना है कि ये जो कास्ट सिस्टम है, पूरा का पूरा इंटायर कास्ट सिस्टम है, ये अपने आप में एंटी नेशनल है। बात को ध्यान से सुना, और अंबेडकर जी की बातें, ये मेरी नहीं। ठीक है, रिलीजियस डिविजन्स एंड द एब्सेंस ऑफ अ कॉमन सेंस ऑफ नेशनहुड अमंग सम इंडियंस, फ्रेटर्निटी हैड नॉट येट बीन अचीव। कहा गया है कि रिलीजियस डिविजन्स हैं एंड जो एब्सेंस है एक कॉमन सेंस की, जो कि है नेशनहुड का, अमंग सम इंडियंस के बीच में जो फ्रेटर्निटी है, हैड नॉट येट बीन अचीव्ड, वो अब तक अचीव नहीं हुआ था। उस टाइम की बात कर रहे हैं। बट लेकिन इट वॉज इंडिस्पेंसिबल, लेकिन ये इंडिस्पेंसिबल था, यानी कि फ्रेटर्निटी जो है ना, वो इंडिस्पेंसिबल है। बिना भाईचारे के क्या कोई देश चल सकता है? द आंसर इज नो। ऐसा मत समझना कभी कि आप ही के देश में भाईचारा है, क्योंकि आपके देश में क्या है, हिंदी लैंग्वेज है, और हिंदी लैंग्वेज में ही ये शब्द भाईचारा एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि भाईचारा सिर्फ हमारे देश में है। ये भाईचारा हर जगह होता है। क्या अमेरिका में भाईचारा नहीं है? बिल्कुल है, हर जगह है। ये जो सेंस ऑफ नेशनहुड है ना, यही अपने आप में भाईचारा है। ठीक है, तो यही यहां पे कहा गया है। बट इट वॉज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है जिस चीज से छुटकारा नहीं मिल सकता, जिस चीज के बिना काम नहीं चल सकता है। सिंस लिबर्टी, जब से लिबर्टी मिली है, आजादी मिली है, इक्वालिटी मिली है एंड फ्रेटर्निटी। अच्छा, सिंस, क्योंकि ये कारण बता रहा है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वर ऑल इंटरवाइंड एंड कुड नॉट फ्लोरिश इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। कहा गया है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों के तीनों क्या है, वर ऑल इंटरवाइंड, तीनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। एंड कुड नॉट फ्लोरिश, और वो फ्लोरिश नहीं कर सकते हैं, फल फूल नहीं सकते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से अलग। आप कहोगे सर भाईचारे से इक्वालिटी का क्या मतलब है, और आजादी का क्या मतलब है, लिबर्टी का? बहुत देसी भाषा में समझाता हूं। जैसे यहां पे पहले दिया है, पहले इसी को समझ लेते हैं, फिर मैं देसी भाषा में समझा दूंगा। विदाउट इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी ना हो तो क्या होगा? ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने ऐसा पॉइंट आउट किया, लिबर्टी वुड प्रोड्यूस, लिबर्टी से, अगर देखो इक्वालिटी है नहीं और लिबर्टी आ जाए, यानी कि आजादी आ जाए, तो क्या होगा? इट वुड प्रोड्यूस करने का मतलब है ये कुछ जन्म देगी। किस चीज को जन्म देगी? द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। का मतलब क्या है कि अगर इक्वालिटी नहीं है,
और सब आजाद हो जाएं, किसी पे कोई किसी का वो नहीं है जोर, तो क्या होगा, जो लोग ऊपर हैं वो और ऊपर होते जाएंगे और जो लोग नीचे हैं वो और दबते जाएंगे। और क्योंकि जो ऊपर के स्टेटस के लोग होते हैं वो कम होते हैं हमेशा, ट्रायंगल हमेशा इस तरीके से चलता है सोसाइटी का, इस तरीके से ऊपर अमीर है नीचे गरीब है, जितने नीचे जाते जाओगे जितना गरीबी में जाते जाओगे संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। तो यही सोसाइटी का ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो सोसाइटी में जो सिस्टम होता है ना वो हमेशा और हमेशा ट्रायंगुलर चलता है। जिस लेवल पे देखोगे पैसे के हिसाब से, जितना कम पैसा उतनी ज्यादा जनसंख्या, जितना ज्यादा पैसा उतनी कम जनसंख्या। तो पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत कम जनसंख्या के पास में है, ठीक है। तो यही वाली चीज यहां पे कहना चाह रहे हैं कि अगर इक्वेलिटी ना हो और आजादी मिल जाए तो क्या है कि जो पैसे वाले हैं, जिन लोगों पे अधिकार ज्यादा हैं, वो क्या होगा, वो बेसिकली क्या होगा, तो जो कुछ लोगों के पास ज्यादा अधिकार हैं तो वो दूसरों पर राज करेंगे, उनकी सुप्रीमेसी हो जाएगी। तो इसीलिए इक्वेलिटी जरूरी है। ये बात तो आपको समझ भी आती होगी, बेसिक सी बात है। इक्वेलिटी नहीं होगी और आजादी हो जाए तो क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं। इक्वेलिटी जरूरी है। फिर तो क्या होगा, देखो मान लो अगर इक्वेलिटी नहीं है, लॉ के सामने हमारे इक्वल नहीं है हम लोग, तो क्या होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो नौकरी लेके चला जाएगा, क्योंकि इक्वेलिटी तो है ही नहीं। इक्वेलिटी है, इक्वेलिटी नहीं है तो क्या होगा, जो अच्छे स्कूल है वहां पे हमें नहीं पढ़ने दिया जाएगा, लात मार के भगा दिया जाएगा कि भाई भागो तुम लोग तो गरीब हो। तो इक्वेलिटी का होना बहुत जरूरी है ना। दूसरा फिर दूसरा क्या दिया है, इक्वेलिटी विदाउट लिबर्टी। अगर सबको इक्वल कर दिया जाए और लिबर्टी छीन ली जाए, वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। इससे क्या होगा, सबको कर दिया जाए तुम सबो बराबर और कोई आजादी नहीं है, जो मैं कहूंगा सब बराबर, तो ये तो लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। जैसे कि आज पुलिस में होता है कि वहां पे इक्वेलिटी, अगर कोई कांस्टेबल है तो सबको बराबर सैलरी मिलेगी, आजादी ज्यादा नहीं है, तो लोग ना कुछ करना नहीं चाहते हैं। कहेंगे यार देख, मैंने बहुत कुछ कर लिया तो भी मैं कांस्टेबल रहना हूं, और मैंने कुछ नहीं किया तो भी मैं कांस्टेबल रहना हूं, इसीलिए कुछ मत करो। तो ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो है उसको खत्म कर देगा। तो यही यहां पे हम कहना चाह रहे हैं कि अगर सिर्फ हमने इक्वालिटी ले आए, सिर्फ इक्वालिटी ले आए और आजादी नहीं दी, तो फिर इंडिविजुअल्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लोगों की जो इनिशिएटिव है वो खत्म हो जाएगा। विदाउट फ्रेटर्निटी, और बिना भाईचारे के, लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। और अगर भाईचारा ना हो तो लिबर्टी हो, भाईचारा है नहीं तो लिबर्टी है, तो जो कुछ लोग हैं वो ऊपर उठ जाएंगे और जो नीचे के वो नीचे रह जाएंगे। और विदाउट फ्रेटर्निटी, बिना भाईचारे के, लिबर्टी एंड इक्वालिटी वुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग, इट वुड रिक्वायर अ कांस्टेबल टू इन्फोर्स देम। का मतलब क्या है, अगर हमारे बीच में भाईचारा नहीं है तो इक्वालिटी और लिबर्टी एक साथ नहीं आ सकती, मतलब वो अपने आप नहीं आ सकती है। उसके लिए कोई हमारे ऊपर कोई कांस्टेबल की जरूरत पड़ेगी, पुलिस की जरूरत पड़ेगी एक तरीके से, जो कि इन्फोर्स करेगा इक्वालिटी। जैसे अगर आज लोगों के अंदर एक्चुअली में ट्रू सेंस में भाईचारा हो, ट्रू सेंस में भाईचारा हो, तो रिजर्वेशन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल वाला खुद कहेगा कि यार मेरे स्कूल में 100 सीट हैं, 100 सीट है तो यार ये SC के भाई हैं इनको चली जाए 20, ये ST के इनको चली जाए 5 7 10, जो भी रेशियो बनना हो, और ये OBC के इनको चली जाए कुछ, बाकी ये जो UR के इनको चली जाए। लिबर्टी अगर, मतलब फ्रेटर्निटी अगर होती, भाईचारा अगर लोगों के बीच में होता, लोग अगर एक दूसरे का भला सोच पाते तो खुद बराबर कर देते कि नहीं कर देते। लेकिन क्योंकि फ्रेटर्निटी की कमी है तो इक्वेलिटी लाने के लिए क्या करता है, सरकार को रूल बनाना पड़ता है, एक स्कूल में इतने % सीट्स SC को जाएंगी ही जाएंगी। उसके लिए भी कोशिश क्या होती है, कुछ रिश्वत ले ली जाए, कुछ और ले लिया जाए। तो अगर लिबर्टी और इक्वालिटी हमें लेके आनी है तो फ्रेटर्निटी का होना बहुत जरूरी है। अगर आजादी दे दी जाए, सिर्फ आजादी दे दी जाए और भाईचारा वहां पे ना हो और सब आजाद कर दिया जाए सबको, तो सब एक दूसरे को मार ना देंगे, क्योंकि भाईचारा तो है नहीं। तो लोग कहेंगे मैं तो आजाद हूं, हट मार दिया, हट तुझे भी मार दिया, हट तुझे भी मार दिया, नहीं मार देंगे सब एक दूसरे को। लेकिन वहीं पे अगर आजादी हो और लोगों के बीच में भाईचारा हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक दूसरे को बचाने के लिए लोग चाहें, तो फिर एक्चुअल में ट्रू सेंस में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी काम कर पाएंगे। तो अगर फ्रेटर्निटी नहीं है तो इक्वालिटी को इन्फोर्स करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सरकार को रूल्स बनाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे, तभी इक्वालिटी आ पाएगी।
अगर फ्रेटर्निटी नहीं है तो इवन लिबर्टी को रोकने के लिए भी काम करना पड़ेगा। फ्रेटर्निटी है नहीं, एब्सोल्यूट लिबर्टी दे दिया, पूरे तरीके से आजादी दे दी, तो लोग एक दूसरे को मार देंगे, जला देंगे, घरों को जला देंगे, क्योंकि आजादी है। तो फ्रेटर्निटी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यही बात यहां पे कही गई है। आगे देख लेते हैं भाई, लास्ट एक पैराग्राफ और है, इसको भी देख लेते हैं। टुडे 75 ईयर्स लेटर, आज 75 साल बाद, इट इज वेल वर्थ आस्किंग। यहां पे थोड़ा सा ब्रेक नहीं करूंगा मैं ज्यादा, क्योंकि लेट भी हो गया काफी, तो इस पैसेज को बिना ब्रेक करे सिर्फ सेंस समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। आज 75 साल बाद, इट इज वेल वर्थ आस्किंग, वर्थ के साथ में सामान्यतः आईएनजी फॉर्म यूज करी जाती है, उसके बाद लिखा जाता है कि क्या उसकी वर्थ है। यह पूछना वर्थ है, यह पूछना वैलिड है, क्या पूछना, व्हाट प्रोग्रेस वी हैव मेड, अचीव द एम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर। जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर थे, बनाने वाले थे, यानी कि अंबेडकर जी थे, जो उनका एम था, उनके एम को आखिरकार हमने कितना अचीव किया है, ये पूछना आज वेल वर्थ है। 75 साल पूरे हो चुके हैं, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, लेकिन क्या अचीव किया है हमने। एंड इन पर्टिकुलर, और खास तौर पर, टू फिल द लेक्यूनाए। लेक्यूनाए का मतलब क्या है, देखो लेक्यूना आपकी वर्ब होती है, मतलब नाउन होता है, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है लेक्यूना, LHU लेक्यूना, और इसी की प्लूरल फॉर्म होती है लेक्यूनाई। जैसे फॉर्मूला होता है जिसकी प्लूरल फॉर्म होती है फॉर्मूलाए, तो लेक्यूना का मतलब होता है कमी, गैप, जो किसी चीज के बीच में ना गैप रह जाता है, ठीक है, तो गैप। तो टू फिल द लेक्यूना दैट डॉक्टर अंबेडकर आइडेंटिफाइड। तो खास तौर पर अगर हम बात करते हैं उस कमी की जो डॉक्टर अंबेडकर ने आइडेंटिफाई करी थी, यानी भाईचारा, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, है ना, उनकी बात कर रहे हैं। इक्वालिटी हैज एडवांस्ड, बिल्कुल सही बात है कि इक्वालिटी एडवांस्ड हो गई है, नो डाउट, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। ये किसका व्यू है, ये व्यू है शशि थरूर जी का। विद द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इक्वालिटी कैसे आई है, क्योंकि अनटचेबिलिटी को एबोल्यूशन कर दिया। अनटचेबिलिटी का एबोल्यूशन कौन सा आर्टिकल करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जल्दी से बताओ, है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल, बदतमीज, 17 है, 12 नहीं। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में है, और 18 में है टाइटल्स का एवोल्यूशन, ठीक है। टाइटल्स हटा दिए गए थे 18 से, देखेंगे। बीइंग अकंपनीड बाई, जिसको अकंपनी किया गया, जिसके साथ में और क्या है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड फारदेस्ट रीचिंग अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम। तो कहा गया है, एक तो एवोल्यूशन हो गया, एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, ठीक है। अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया है, जिसको अकंपनी किया गया, जिसके साथ लाया गया क्या, दुनिया का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा पहुंच जिसकी है, और ये कैसा है, अफर्मेटिव एक्शन प्लान। अफर्मेटिव एक्शन प्लान का मतलब है किसी पॉजिटिव की बात हम कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं है, ये अच्छी चीज है, और जो कि क्या है अपने आप में इन द फॉर्म ऑफ, जो कि किस फॉर्म में, रिजर्वेशन। जिस रिजर्वेशन को आप में से ज्यादातर बच्चे कोसते रहते होंगे कि रिजर्वेशन से खराब कोई चीज हमने जीवन में देखी नहीं, जहां पे जो घोड़े हैं वो ऐसे ही खड़े हैं और जो गधे आगे बढ़ जा रहे हैं, ऐसी बातें आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन अगर ऐसी बातें आप लोग करते हैं ना, तो उससे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या है, क्यों है, और क्या इसको कॉमन भाषा में समझना हमें चाहिए, इसको हमें समझने की जरूरत है। रिजर्वेशन इज एन अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, ध्यान देंगे। इनिशियली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड देन फॉर द अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस। शुरुआत में जो शेड्यूल कास्ट थी उनके लिए था, फिर उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लासेस जो उनके लिए आ गया। दीज रिजर्वेशंस, ये जो रिजर्वेशंस होते हैं, विच वर इनिशियली इंटेंडेड टू बी टेम्परेरी, जो कि शुरुआत में ऐसी इंटेंशन थी कि टेम्परेरी रहेंगे, हैव नाउ बीन इंट्रेंच्ड इन आवर सिस्टम। अब हमारे सिस्टम में एक तरीके से गढ़ चुके हैं, जम चुके हैं, ठीक है, जम चुके हैं। एंड मे बी सेड टू बी पॉलिटिकली अनटचेबल, अनचैलेंजेबल, और आज ये भी कह सकते हैं हम लोग कि ये पॉलिटिकली अनचेंजेबल है, सॉरी अनचैलेंजेबल है। इनको अब चैलेंज नहीं कर सकते पॉलिटिकली, क्यों, क्योंकि कोई भी राजनेता इन चीजों पर बात भी नहीं करना चाहेगा, कहेगा कि चुनाव हरवाना है क्या। बट लेकिन द टास्क ऑफ प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, लेकिन जो टास्क है जो कि प्रमोट करना है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी, विच डॉक्टर अंबेडकर पॉइंटेड टू, जिस चीज के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने पॉइंट किया था, इज फार फ्रॉम कंप्लीट, ये कंप्लीट होने से बहुत दूर है। द क्लैमर, क्लैमर का मतलब है शोर मचा के डिमांड करना, है ना, फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु बिलीव, जो क्लैमर है, जो डिमांड है, शोर मचा के जो डिमांड करते हैं, किसके लिए डिमांड है, उन लोगों के लिए हु बिलीव दैट के इंडियन सोसाइटी कंटिन्यू टू डिनाई देम द इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स दैट द नंबर्स वारंट।
देखो एक बार ये समझा देता हूँ, यहां से लेके द क्लेमर यानी कि डिमांड किस चीज के लिए? फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज, की अपॉर्चुनिटीज और होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए? फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु बिलीव, जो कि ये मानते हैं, दैट कि इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी है वो आज भी कंटिन्यू करती है, कॉन्टिन्यूज, क्या कंटिन्यू करती है? डिनाई करना। डिनाई करना यानी कि किसी से कोई अधिकार छीनना, वो अधिकार छीने हुए हैं। किससे? देम यानी उनसे। क्या क्या अधिकार? द इक्वालिटी, इक्वालिटी का अधिकार। फॉर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स यानी कि जो चीजें आउटकम होता है, जो किसी चीज का परिणाम होता है। कौन सा आउटकम? दैट द नंबर्स वारंट, उनकी संख्या। जैसे कि मान लो बहुत सारे लोग आज भी इस चीज के लिए क्लेमर करते हैं कि भाई हमारी जनसंख्या, जैसे ओबीसीज हैं, लगभग 60% जनसंख्या आई गेस, लेकिन रिजर्वेशन उनके लिए कम है। ठीक है, तो आज भी ओबीसीज कहते हैं कि हमारा रिजर्वेशन बढ़ाओ, क्योंकि हमारा नंबर बड़ा है, जितना हमारे नंबर के हिसाब से है उतना हमें रिजर्वेशन दो। तो यही वाली चीज यहाँ पे कही गई है। कॉन्टिन्यूज टू रॉयल आर पॉलिटिक्स, और ये आज हमारे पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुद्दा रहता है। द एस्केलेटिंग यानी बढ़ती हुई डिमांड फॉर अ कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस यानी कि कास्ट के बेसिस पे जनगणना की डिमांड हो रही है, इज बाउंड टू हैव फर्दर इंप्लीकेशंस, और ये डिमांड जो है इसके फर्दर इंप्लीकेशंस होंगे, इसके फर्दर बहुत सारे नुकसान होंगे। फॉर द इवोल्यूशन, किस चीज में नुकसान होंगे? इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है उसमें बहुत सारे नुकसान होंगे, बहुत सारे इंप्लीकेशंस आएंगे, बहुत सारे बदलाव लाएंगे, चेंजेस आएंगे। ठीक है, देखो भाई अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, पैसेज काफी बड़ा था आज का। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज, टोन कैसी है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या सार्कास्टिक है, किसी पर ताना मारा गया है? सिनिकल है, सिनिकल तो कह भी सकते थे लेकिन सार्कास्टिक नहीं है। एनालिटिकल है, सही बात है, एनालाइज करा गया है फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी को। रिफ्लेक्टिव है, बिल्कुल पास्ट की बातें कर रहा है, रिफ्लेक्ट है जो अंबेडकर जी ने क्या बातें कही, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक है और सेलिब्रेटरी, सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आज भी हमने कुछ अचीव नहीं करा है। डिसमिसिव एंड इंडिफरेंट है, इंडिफरेंट नहीं है, जुड़ाव है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड थॉट प्रोवोकिंग टाइटल फॉर द पैसेज, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा टाइटल होगा और जो थॉट प्रोवोकिंग भी होगा, जो आपके मन में ना विचारों की उत्पत्ति करेगा। तो इंडियाज पॉलिटिकल जर्नी सिंस 1950, ये नहीं होगा भाई, ये ना मतलब क्या थॉट लाएगा आपके मन में? कुछ भी नहीं। आगे, डॉक्टर अंबेडकर एंड द स्ट्रगल फॉर फ्रेटर्निटी, ये कह सकते हैं लेकिन अंबेडकर जी से ज्यादा ना जो 75वां वो बना रहे हैं ना वो है द कॉन्स्टिट्यूशंस कॉन्ट्राडिक्शंस एंड द क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी। बिल्कुल कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस है, ठीक है, और उसमें क्या है? क्वेस्ट यानी कि सर्च है इक्वालिटी के लिए, एकदम सही बात है, यही थॉट प्रोवोकिंग है। ये कॉन्ट्राडिक्शंस शब्द जो आ गया है यही अपने आप में थॉट प्रोवोकिंग है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, पैसेज का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? प्रॉब्लम सोल्यूशन, क्या किसी चीज का सोल्यूशन दिया गया है? द आंसर इज नो। कॉज एंड इफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। क्रोनोलॉजिकल नरेशन है? बिल्कुल भी नहीं। एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को एनालाइज करा गया है कि इसका क्या मतलब है, बिल्कुल स्टेटमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से क्या इन्फर कर सकते हो, क्या जानकारी निकाल सकते हो? पहला, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फुली इंश्योर्ड, फुली इंश्योर तो कुछ भी नहीं करा है अभी। फ्रेटर्निटी वॉज नॉट सीन एज अ नेसेसरी पार्ट, बिल्कुल नेसेसरी पार्ट के रूप में देखा गया था, अंबेडकर जी ने वो भाषण में ही अपने में मेंशन किया था। कास्ट बेस्ड डिविजन्स कंटिन्यू टू अफेक्ट द यूनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, एकदम सही बात, आज भी कास्ट बेस्ड सिस्टम की वजह से यूनिटी और इक्वालिटी बेसिकली अफेक्ट होती है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इनइक्वालिटीज, नहीं, उन्होंने खूब एंटिसिपेट करा था। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर इज द पैसेज मोस्ट लाइकली टू हैव बीन टेकन, पैसेज कहां से लिया गया, सोर्स क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर एडिटोरियल है, मैंने शुरुआत में बता दिया था आपको, न्यूज से लिया गया है। हिस्टोरिकल नोवेल नहीं है, पॉलिटिकल साइंस बुक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट डेट डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने 26 जनवरी 1950 की बात करी थी, देख लेंगे 26 जनवरी 1950 ये करेक्ट आंसर है, साफ साफ मेंशन था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर्स व्यू ऑन द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम पे अंबेडकर जी का व्यू क्या था? इट प्रिजर्व्ड इंडियन कल्चरल वैल्यूज, नहीं प्रिजर्व नहीं करता, बहुत खराब चीज थी, ये तो एंटी नेशनल कहा था उन्होंने कास्ट सिस्टम को। तो इट वाज एंटी नेशनल एंड अगेंस्ट फ्रेटर्निटी, बिल्कुल सही बात है। इट वाज एसेंशियल, बिल्कुल भी नहीं। इट वाज इनकरेज्ड, नहीं, इट इनकरेज्ड नहीं, इसको इनकरेज नहीं किया गया, मतलब ये इनकरेज नहीं करता था। व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेटर्निटी इन इंडियन सोसाइटी,
अंबेडकर जी ने फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे की वैल्यू क्यों बताई? बिकॉज लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट। सही बात है, लिबर्टी और इक्वलिटी बिना भाईचारे के नहीं चल पाएंगी, यही उन्होंने कहा था। बिकॉज इट हेल्प्स मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, नहीं। बिकॉज इट इंश्योर्स रिलीजियस फ्रीडम, नहीं। बिकॉज इट सपोर्ट्स द सुप्रीमेसी ऑफ मेजोरिटी, नहीं। ये देखो, वाई इज द डिमांड फॉर अ कास्ट सेंसस इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के हिसाब से कास्ट सेंसस की डिमांड जो है वो क्यों इंक्रीज हो रही है? टू डिटरमिन इनकम इनइक्वालिटी, नहीं। कास्ट के बेसिस पे इनकम का कुछ नहीं है। टू एबॉलिश रिजर्वेशन सिस्टम, नहीं भाई। रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए डिमांड करते हैं कि भाई हमारी जनगणना करो और उस जनगणना के हिसाब से हमारा आरक्षण बढ़ाओ, तो ये नहीं होगा। टू गैदर डाटा ऑन लिटरेसी रेट्स, लिटरेसी से कोई लेना देना नहीं है। टू सपोर्ट क्लेम्स ऑफ अनइक्वल आउटकम्स, बिल्कुल सही बात है, अनइक्वल आउटकम्स वाला जो था उसकी बात कर रहे हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड लेक्यूनाई इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन? लेक्यूनाई का मीनिंग क्या है? बताया था ना, कमी किसी चीज की, गैप। तो गैप्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैलेंजेस होगा, नहीं होगा। अचीवमेंट होगा, नहीं होगा। डिसीजंस होगा, नहीं होगा। तो ये आपका बेसिकली पूरा का पूरा क्या था, पैसेज था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। और बड़ा पैसेज था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा टाइम भी लगा। और ये एक ऐसी चीज थी जो कि ना आपको एक मतलब बहुत सारे एंगल से आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाएगी ये चीज। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बिलीव मी मेरे दोस्त, ये चीजें ना बहुत लंबे टाइम तक आपके दिमाग के अंदर जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।